कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें धरती सालों तक चुपचाप अपने अंदर दबा कर रख लेती है। कुछ राज इतने गहरे और भारी होते हैं कि लोग उन्हें कभी उजागर नहीं मानते जब तक किस्मत एक छोटी घटना से उन पर चोट न कर दे। जून 2003 में एक युवा माँ और उसका 7 साल का बेटा उत्तरी कैरोलिना के पहाड़ों में एक झरने की सैर पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। उनकी कार पार्किंग में मिली, डैशबोर्ड पर वापसी की तारीख लिखा नोट मिला, पर दोनों कहीं गायब थे। 9 दिनों तक खोजबीन चली। रेंजर, पुलिस और स्वयंसेवक आए, पर कोई शव नहीं मिला और कोई स्पष्ट हिंसक संकेत भी नहीं दिखा। मामले को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया और लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे। 3 साल बाद जब भारी बारिश के बाद भूवैज्ञानिक सीडर रॉक फॉल्स के पास चट्टानों का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक बड़ा पत्थर हटाया गया और उसकी छाया में छिपा सच बाहर आया। नीले कपड़े के टुकड़े और जूतों की एक झलक मिली, और फिर हड्डियां, माँ और बच्चे के कंकाल। फॉरेंसिक जांच ने साफ किया कि यह कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी। उस पत्थर को जानबूझकर गिराया गया था, गड्ढा खोदा गया था और शवों को दबाने का प्रयास किया गया था। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है। यह उस बदलाव की दास्तान है जो क्रोध, ईर्ष्या और नियंत्रण की भावना किसी इंसान के भीतर ला सकती है। जब किसी रिश्ते में असमान शक्ति और तीखा रुख आ जाता है, तो साधारण लोग भी भयावह कदम उठा सकते हैं। इस कहानी ने यह भी दिखाया कि प्रकृति, जिसे हम सोचते हैं कि वह सब कुछ छिपा सकती है, अंततः किसी न किसी तरह सच को बाहर ला देती है, कभी कभी 3 साल बाद, कभी कभी और भी देर में। अब सोचिए, क्या सच हमेशा किसी दिन सामने आता है? क्या छोटी छोटी चेतावनियां और झगड़े समय रहते रोक दिए जाते तो ये ट्रेजेडी टाली जा सकती थी? या कुछ अपराध इतने गहरे दफन कर दिए जाते हैं कि सिर्फ एक संयोग ही उन्हें उजागर कर सकता है? नीचे कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं। मेलिसा और ट्रेवर की कहानी ने एक छोटे से शहर को हिला कर रख दिया। परिवार की पीड़ा, उस इलाके की शांति भंग हुई और लोगों में भरोसा टूट गया। न्याय ने अंततः अपना काम किया, पर जिन घावों का इलाज होना चाहिए था वे सदा के लिए रह गए। यादें बनी रहें। उत्तरी कैरोलिना का पिस्काह राष्ट्रीय वन बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही अनजाना और गहरा है। 200 हेक्टेयर से भी ज्यादा फैले इस जंगल में ऊंचे ओक और चीड़ के पेड़ हवा को स्थिर कर देते हैं, और पहाड़ी पगडंडियां इतनी पुरानी है कि लोगों को लगता है मानो वे धरती की धड़कन महसूस कर रहे हों। इसी शांत और खतरनाक इलाके के बीच सीडर रॉक फॉल्स नाम का झरना छिपा हुआ है। यह झरना न तो किसी मुख्य सड़क के पास है और न ही किसी आसान ट्रेल से जुड़ा। वहां पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है, जो पेड़ों की जड़ों, गीली मिट्टी और खुरदुरी चट्टानों को पार करती हुई धीरे धीरे पहाड़ के अंदर ले जाती है। यही वह जगह है जहां मेलिसा कार्लसन नाम की 30 वर्ष की युवती ने अपने 7 वर्ष के बेटे ट्रेवर को लेकर 2 दिन की सैर पर जाने का फैसला किया था। मेलिसा शुरू से ही पहाड़ों के बीच पली बड़ी थी। उसका बचपन इसी जंगल की खुशबू में बीता था। वह जानती थी कि किन मौसमों में कौन सा रास्ता फिसलन भरा होता है और किन जगहों पर पानी का बहाव अधिक होता है। इसी वजह से उसके मन में कभी डर नहीं रहा। जंगल उसके लिए किसी अनजाने खतरे का नाम नहीं था, बल्कि एक पुराना दोस्त था जो हमेशा उसी तरह खड़ा रहता था। मेलिसा ब्रेवार्ड नाम के छोटे से कस्बे में रहती थी। यह वह कस्बा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग कहते थे कि मेलिसा की मुस्कान में एक खास सुकून था और उसके चेहरे पर हमेशा एक सकारात्मक चमक रहती थी। उसके कंधे तक सुनहरे बाल और शांत स्वभाव उसे अपने समुदाय में प्रिय बनाते थे। वह एक स्थानीय क्लिनिक में नर्स के रूप में काम करती थी और मरीजों को समझने और संभालने में बेहद संवेदनशील थी। उसके साथी बताते थे कि वह कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी, चाहे वह एक सहकर्मी का तनाव हो या किसी बुजुर्ग मरीज की चिंता। ट्रेवर अपनी माँ की तरह ही प्रकृति से प्यार करता था। वह पत्थर इकट्ठा करता, नदी किनारे खेलता और पक्षियों की आवाजें सुनकर उन्हें पहचानने की कोशिश करता। उसकी हल्की घुंघराली बाल और नाक पर छोटे छोटे झाई उसे बेहद प्यारा रूप देते थे। वह हर उस चीज को देखकर उत्साहित हो जाता था जो नई हो, चाहे वह कोई अनजान पौधा हो या किसी जानवर के पैरों के निशान। मेलिसा अक्सर उसे छोटे छोटे वीकेंड ट्रिप्स पर ले जाती थी और दोनों एक दूसरे की संगत में बेहद खुश रहते थे।
यह सैर उनके लिए एक तरह की रोजमर्रा की उलझनों से राहत थी, खासकर मेलिसा के तलाक के बाद। तलाक उनके जीवन का कठिन अध्याय था। उसका पूर्व पति ब्रूस कार्लसन 34 वर्ष का एक बिल्डर और पूर्व सैनिक था। सेना से लौटने के बाद उसने निर्माण के छोटे छोटे काम शुरू किए थे, लेकिन तलाक के बाद उसका स्वभाव धीरे धीरे कटु और अस्थिर होने लगा। उसकी सबसे गहरी चोट यह थी कि उसे लगता था कि मेलिसा उसे उसके बेटे से दूर कर रही है। जब उसे पता चला कि मेलिसा अपने बेटे को लेकर वर्जीनिया जाने का सोच रही है, तो उसकी बेचैनी और क्रोध और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बताया कि उसने मेलिसा को कहा था, मैं उसे तुम्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगा। फिर भी हिरासत के नियमों का पालन करना उसकी मजबूरी थी। हर दूसरा सप्ताहांत ट्रेवर मेलिसा के पास रहता था। ब्रूस बाहर से सहमति जताता, लेकिन भीतर का तनाव कम नहीं हुआ था। उसके पड़ोसियों ने कई बार उसे अकेले बैठकर शराब पीते हुए देखा। लोग कहते थे कि वह धीरे धीरे दुनिया से दूर होता जा रहा था। 15 जून 2003 को मेलिसा ने क्लिनिक से छुट्टी ली। उसने ट्रेवर को सुबह ब्रूस के घर से लिया। उस सुबह ब्रूस की चुप्पी असामान्य थी। उसने मुश्किल से कोई जवाब दिया, ट्रेवर के जाने पर बस सिर हिलाया। यह छोटा सा व्यवहार उस दिन की शुरुआत में तो आम सा लगा, लेकिन बाद में सबको यही क्षण याद आया। मेलिसा ने अपनी पुरानी होंडा CR-V में कैंपिंग का सामान रखा, एक टेंट, स्लीपिंग बैग, 2 दिन का खाना, प्राथमिक उपचार का बैग और एक नक्शा। उसके पास मोबाइल फोन तो था, लेकिन उसे पता था कि जंगल में सिग्नल नहीं आएगा। उसने हमेशा की तरह कार पार्किंग में खड़ी की और डैशबोर्ड पर एक छोटा सा नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था कि वह 17 जून की शाम तक लौटेगी। पहाड़ी इलाकों में इस तरह नोट छोड़ना सामान्य बात थी। वह जंगल की ओर चली गई, और ट्रेवर उसके पीछे पीछे उत्साह में उछलता हुआ चल पड़ा। 17 जून की शाम तक वे वापस नहीं लौटे। मेलिसा की बहन जेनिफर, जो वर्जीनिया में रहती थी, ने पहले फोन किया, कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद लौटने में देर हो गई होगी। लेकिन सुबह जब मेलिसा नौकरी पर नहीं पहुंची, तब जेनिफर की चिंता बढ़ गई। उसने स्थानीय शेरिफ ऑफिस को फोन किया। अगले कुछ घंटों में अधिकारी सीडर रॉक फॉल्स के शुरुआती बिंदु पर पहुंचे। कार वही खड़ी थी, बंद और शांत। नोट वही था, पर माम बेटे का कोई निशान नहीं। खोज अभियान उसी दिन शुरू हो गया। लगभग 12 रेंजर, कई स्वयंसेवक और पुलिस अधिकारी जंगल में उतरे। रास्ता पहले तो साफ और चौड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वे झरने के पास पहुंचे, जमीन फिसलन भरी होती गई और पगडंडी पतली। खुले मैदान तक पहुंचने पर खोजकर्ताओं को लगा कि शायद यही वह जगह थी जहां मेलिसा रात बिताने वाली थी। यहाँ कैंप फायर के पुराने निशान थे, पर वे कई हफ्तों पुराने लग रहे थे। न तंबू, न खाना, न कपड़े, कुछ भी नहीं जो हाल में होने का संकेत दे। कोई संघर्ष का निशान भी नहीं। खोजकर्ताओं को यह बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि माम बेटे के गायब होने का कोई तर्क नहीं बन रहा। न खून, न उलझी हुई मिट्टी, न किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान। यह ऐसा था मानो वे हवा में गायब हो गए हों। खोज 9 दिनों तक जारी रही। हवाई सर्वेक्षण तक किया गया, पर घना जंगल कुछ भी देखने नहीं देता था। आसपास के सभी नाले, चट्टानें, गुफाएं जांची गईं। कुत्ते भी उस खुले मैदान तक पहुंचे और फिर रुक गए। उसके बाद कोई गंध नहीं। 9वें दिन अभियान बंद कर दिया गया। मामला संभवत डूबने की श्रेणी में डाल दिया गया। और यहीं इस रहस्य ने एक लंबी खामोशी ओढ़ ली। जब 9 दिनों तक की थकाऊ खोज के बाद भी कोई निशान नहीं मिला, तो पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। ब्रेवार्ड कस्बे में लोग विस्पर की तरह बातें करते। कुछ कहते कि शायद माम बेटा किसी ढलान से गिर गए होंगे, कुछ कहते कि जंगल में भालू बहुत आते हैं, तो शायद हमला हुआ होगा। लेकिन जो भी शक लोगों के मन में उठता, वह खुद ही ध्वस्त हो जाता, क्योंकि न कोई कपड़ा मिला, न कोई खून, न कोई टूटा सामान। ऐसा लगता था जैसे दोनों धरती में समा गए हों। आखिरकार मामले को दुर्घटना कहकर बंद कर दिया गया और समय ने इस रहस्य पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मेलिसा के परिवार का हाल बेहद खराब था। उसकी मां लगभग घर से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी। पिता हर दोपहर जंगल के नक्शे देखते, खुद रास्ते ढूंढते कि कहीं कोई बात छूट न गई हो।
बहन जेनिफर ने कई बार निजी खोजी बुलाए लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। मेलिसा के माता-पिता हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच टूटते रहे। न किसी का दोष सिद्ध हुआ, न किसी तरह का क्लू मिला, सब कुछ धुंध की तरह। उधर ब्रूस कार्लसन का जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर खिसकने लगा। जो पड़ोसी पहले उसे सामान्य आदमी मानते थे, वे अब उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगे। वह अधिकतर चुप रहता था, अपने ट्रेलर में अकेला बैठा रहता, शाम को शराब पीता और किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग कहते कि वह अपने बेटे के जाने के बाद टूट चुका था, और कुछ फुसफुसाते कि उसकी चुप्पी अजीब थी, ऐसी चुप्पी जो अंदर छुपे किसी तूफान को दर्शाती हो। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता था। समय बीतता गया। 1 साल, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा भी। लोग इस मामले को एक दुखद घटना मानकर भूलने लगे। लेकिन सच अपनी जगह पड़ा रहता है और मौका मिलने पर खुद बाहर आ जाता है। जुलाई 2006 में उत्तरी कैरोलिना में लगातार कई दिन तक भारी बारिश हुई। पहाड़ों में भूस्खलन साधारण बात थी, लेकिन उस साल बारिश ने पहाड़ी ढलानों को काफी कमजोर कर दिया था। जंगल के कई हिस्सों में चट्टानें खिसक गईं, पेड़ गिर पड़े और रास्तों में मिट्टी भर गई। पिस्काह राष्ट्रीय वन विभाग की टीम को नुकसान का आकलन करने के लिए भूवैज्ञानिकों का एक दल भेजना पड़ा। इन्हीं में से एक टीम 23 जुलाई को सीडर रॉक फॉल्स के पास पहुंची। टीम का काम सामान्य था, यह देखना कि किन क्षेत्रों को पर्यटकों से दूर रखना है ताकि कोई हादसा न हो। एंड्रयू मॉरिस नाम का भूवैज्ञानिक झरने की तलटी में चट्टानों की जांच कर रहा था। वहीं उसे वह विशाल पत्थर दिखाई दिया, लगभग 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, जो एक अजीब कोण पर पड़ा हुआ था। बारिश में नरम हुई मिट्टी ने उसे थोड़ा खिसका दिया था। एंड्रयू ने ध्यान से देखा और तभी उसे पत्थर के नीचे नीले रंग का एक पतला कपड़ा दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा यह किसी पर्यटक के कपड़े का हिस्सा होगा जो बहकर यहाँ आ गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर कपड़े का किनारा पकड़ा, वह टुकड़ा हल्का सा खिंचा और नीचे से सफेद, सख्त चीज दिखाई दी। एंड्रयू ने चौंककर पीछे कदम रखा। वह हड्डी थी। जंगल में कई तरह की जानवरों की हड्डियां मिल जाती है, लेकिन यह हड्डी इंसानी लग रही थी। उसने बिना देर किए अपनी टीम को आवाज दी। बाकी सदस्य आए, सबने उस कपड़े और हड्डी को देखा। कुछ ही सेकंड में वहां सन्नाटा छा गया। रेडियो पर तुरंत रेंजर और पुलिस को सूचना भेजी गई। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और मेडिकल एग्जामिनर की टीम वहां पहुंची। लेकिन उस भारी पत्थर को हाथ से हटाना संभव नहीं था। उन्हें एक क्रेन बुलानी पड़ी, जिसे उस उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते से नीचे लाना अपने आप में चुनौती थी। कई घंटे लगे, लेकिन शाम तक क्रेन ने उस विशाल चट्टान को धीरे धीरे ऊपर उठाया। और जैसे ही चट्टान जमीन से कुछ इंच ऊपर उठी, नीचे का सच साफ नजर आने लगा। पत्थर के नीचे लगभग 1 मीटर गहरा एक कच्चा गड्ढा था। उसमें 2 कंकाल दबे हुए थे, एक वयस्क और एक छोटा बच्चा। वयस्क कंकाल भ्रूण की मुद्रा में मुड़ा हुआ था, उसकी बाहें सिर के पास थीं, मानो वह आखिरी पल में बचने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे का कंकाल उसके बिल्कुल पास पड़ा था, आंशिक रूप से वयस्क के नीचे, जैसे मां ने अंतिम क्षण में बच्चे को अपने शरीर से ढकने की कोशिश की हो। दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां खड़े कई अधिकारी चुप हो गए। गड्ढे के भीतर कपड़े के बचे हुए टुकड़े भी मिले, नीली जीन्स, टी शर्ट के फटे हिस्से और एक छोटे बच्चे के जूते। इन जूतों के तलवे के पैटर्न से लगभग निश्चित हो गया कि यह वही बच्चे के जूते थे जिन्हें ट्रेवर पहना करता था। वयस्क कंकाल के पास ट्रैकिंग बूट और बैकपैक के धातु के हिस्से भी मिले। जैसे जैसे फॉरेंसिक टीम काम करती गई, स्थिति और भी स्पष्ट होने लगी, यह कोई हादसा नहीं था। गड्ढा खुदा हुआ था, पत्थर जानबूझकर गिराया गया था, और यह काम उसी व्यक्ति ने किया होगा जिसे उस इलाके का रास्ता पता था और जिसे गड्ढा खोदने और पत्थर गिराने का तरीका आता था। एक और महत्वपूर्ण चीज वहां मिली, 2 वस्तुएं जो प्रकृति में अपने आप नहीं पहुंच सकती थीं। पहली, एक पुरानी सेना की पानी की कुटोरी, जिसकी स्टील पर अमेरिकी सेना का निशान हल्का नजर आ रहा था। दूसरी, एक छोटा पर्यटक फावड़ा, जिसका लकड़ी का हैंडल टूट चुका था, पर धातु का हिस्सा बचा था। ये दोनों चीजें गड्ढे के बिल्कुल नीचे मिलीं, मानो गड्ढा खोदने के बाद वहीं छूट गई हों। फॉरेंसिक टीम ने अगले कुछ दिन डीएनए का विश्लेषण किया
और 1 अगस्त 2006 को रिपोर्ट आई। वयस्क कंकाल का डीएनए मेलिसा कार्लसन से मेल खा गया। बच्चे का डीएनए ट्रेवर का था। इसके लिए उनके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड तथा मेलिसा के माता-पिता और ब्रूस के नमूनों का इस्तेमाल किया गया। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ और बेटा 3 वर्ष से यही दबे पड़े थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात आगे आई। भूवैज्ञानिकों की जांच से पता चला कि वह शिलाखंड प्राकृतिक ढलान से नहीं गिर सकता था। उसका कोण, उसकी दिशा, उसका प्रहार, सब कुछ एक ही बात कर रहे थे कि उसे किसी ने ऊपर से धक्का दिया था। और धक्का भी ऐसे तरीके से दिया गया था कि वह बिल्कुल उस गड्ढे पर गिरे जहां शव पड़े थे। जांचकर्ताओं ने कगार के पास जाकर चट्टानों को देखा। वहां लंबे निशान थे, ऐसे निशान जो किसी लंबे लकड़ी के डंडे को जमीन पर घसीटने से बनते हैं। पास में छोटी चट्टानों पर रगड़ के निशान भी थे, जो साबित करते थे कि किसी ने पत्थर को लीवर की तरह इस्तेमाल करके खिसकाया था। इस खोज ने पूरी जांच का रुख बदल दिया। 3 साल पहले मां बेटे का गायब होना कोई हादसा नहीं था। यह एक सोच समझकर की गई हत्या थी। अब पुलिस को सबसे पहले किस पर शक होना था, यह किसी से छुपा नहीं था। ब्रूस कार्लसन, एक पूर्व सैनिक, एक निर्माण कर्मचारी, भारी सामान उठाने में माहिर, और सबसे अहम, वह आदमी जिसकी पत्नी उससे दूर जाने वाली थी और जो खुलेआम बोल चुका था कि मैं उसे ट्रेवर को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक ऐसा अध्याय जिसमें पहली बार सच अपने आप सतह पर आने लगा। जब मेलिसा और ट्रेवर के कंकाल मिलने की खबर पूरे ब्रेवार्ड कस्बे तक पहुंची, तो मानो हवा भारी हो गई। लोग स्तब्ध थे। कई लोगों ने 3 साल पहले खोज में हिस्सा लिया था, और अब अचानक इस तरह सच सामने आना किसी सदमे से कम नहीं था। यह सिर्फ एक गायब होने का मामला नहीं रहा, अब यह एक दोहरी हत्या थी। और उसके पीछे कौन हो सकता है? यह सवाल सबके मन में एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। पुलिस ने बिना समय गंवाए ब्रूस कार्लसन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी कहानी में पहले ही कई जगह ढीलापन था। कहना कि वह 15 जून 2003 को जेम्स झील के पास अकेला मछली पकड़ रहा था, जिसके लिए कोई गवाह नहीं था। उसकी बेचैन चुप्पी, उसका अकेले में रहना, उसकी शराब पीने की आदत और तलाक के बाद का गहरा तनाव, सब अचानक से संदिग्ध लगने लगा। और अब गड्ढे के नीचे मिली 2 चीजें, पुरानी सेना की कुटोरी और पर्यटक फावड़ा, दोनों उसकी पृष्ठभूमि से पूरी तरह मेल खाती थीं। 3 अगस्त 2006 की सुबह 2 अधिकारी, वरिष्ठ जासूस रॉबर्ट हजेस और जासूस सारा मिल्स, ब्रूस के कार्यस्थल पर पहुंचे। वह उस समय एक निर्माण स्थल पर लकड़ी की बीम काट रहा था। जासूसों ने उसे शांत तरीके से बताया कि उन्हें उससे कुछ जानकारी लेनी है। ब्रूस ने अनिच्छा के साथ सिर हिलाया और उनके साथ स्टेशन जाने को तैयार हो गया। उसकी चाल ढाल में तनाव साफ दिख रहा था, कंधे झुके हुए, हाथ पसीने से भरे और आंखें इधर-उधर घूमती हुईं। पूछताछ कमरे में बैठते ही जासूसों ने उससे वही सवाल पूछने शुरू किए जो 3 साल पहले पूछे गए थे। उस दिन वह कहा था, उसने मेलिसा और ट्रेवर को आखिरी बार कब देखा? ब्रूस ने वही पुरानी कहानी दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। उसकी आंखें मेज पर टिकी थीं और उंगलियां बेचैनी से कांप रही थीं। कुछ मिनट बाद जासूसों ने मेज पर वे तस्वीरें रखीं, जिनमें गड़रे से निकली वस्तुएं दिखाई दे रही थीं, कुटोरी और फावड़ा। जासूस हजेस ने शांत स्वर में पूछा, ब्रूस, क्या ये चीजें आपकी है? ब्रूस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक क्षण के लिए तस्वीरों से नजर हटाई, फिर धीमे स्वर में कहा, कुटोरी तो बहुत पुरानी है। मेरे पास ऐसी थी, पर यह वही हो, यह मैं नहीं कह सकता। फिर उसने फावड़े की तस्वीर देखी और धीरे से बोला, यह शायद मेरा हो सकता है। मैंने एक फावड़ा कुछ साल पहले खो दिया था। लेकिन पूछताछ यहीं खत्म नहीं हुई। जासूसों ने उसे यह भी बताया कि फॉरेंसिक टीम को फावड़े के हैंडल पर खुदे हुए शुरुआती अक्षर मिले हैं, जो बी जैसे दिखते हैं। यह सच नहीं था, पर ब्रूस को यह जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे 15 जून की सुबह सीडर रॉक फॉल्स की दिशा में जाते हुए देखा था। यह भी झूठ था, मगर रणनीति का हिस्सा था। ब्रूस की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर कुर्सी पर बैठा था,
पर मन कहीं और लड़खड़ा रहा था। चेहरे से पसीना बह रहा था और होंठ सूख रहे थे। जासूसों ने उसे समय दिया, कुछ मिनट की खामोशी। पूछताछ कमरा इतना शांत था कि ब्रूस की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। यह संकेत था कि वह गिरने वाला है। जासूसों ने धीरे धीरे बातचीत को आगे बढ़ाया। हम जानते हैं, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया। हम समझते हैं कि उस समय तुम तनाव में थे। अगर तुम सच बता दोगे, सब साफ हो जाएगा। आखिरकार ब्रूस टूट गया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगता था कमरे में हवा तक थम गई। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, वह बोला, मैं बस बात करना चाहता था। उसे रोकना चाहता था। और फिर उसने वह सब बताया जो 3 वर्ष से धरती के नीचे दबा पड़ा था। उसने बताया कि 15 जून की सुबह मेलिसा ट्रेवर को लेकर निकलने वाली थी। उसने उसके बारे में सुना कि वह जल्द ही वर्जीनिया जाने वाली है। यह सोच कि वह अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगा, उसे पागल कर रही थी। वह उसी दिन जंगल में उनके पीछे पीछे गया। उसने अपना ट्रक कहीं दूर पार्क किया और फिर रास्ता पार करके सीडर रॉक फॉल्स की दिशा में पैदल गया। उसे रास्तों की समझ थी। शाम होने लगी और उसे खुले मैदान में वह जगह दिखी जहां मेलिसा और ट्रेवर रुके थे। टेंट लगा हुआ था, आग जल रही थी। उसे यह देख कलेजा फट गया कि उसका बेटा अपनी मां के साथ कितना खुश है, और वह उनसे दूर। वह छुपकर बैठा रहा जब तक ट्रेवर सो नहीं गया। फिर वह धीरे धीरे आग के पास बैठी मेलिसा के पास पहुंचा। वह घबरा गई और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ब्रूस ने कहा कि वह सिर्फ बात करना चाहता है। वह उसे ऐसे नहीं जाने देगा, वह अपने बेटे को खो नहीं सकता। मेलिसा ने साफ साफ कहा कि उसका जाना तय है। उसने कहा कि ब्रूस को उसके फैसले पर कोई अधिकार नहीं है। वह यहाँ किसी बहस के लिए नहीं आई थी। यह शब्द ब्रूस के दिल में जैसे किसी तेज चाकू की तरह घुस गए। गुस्सा, डर और असहायता एक साथ उमड़ पड़ी। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। ब्रूस की आवाज कांप गई। वह बोला कि उसने पास रखा एक भारी पत्थर उठा लिया। मेलिसा जैसे ही उठी, उसने उसे पीछे से जोरदार वार किया। वह गिर गई। उसने दोबारा मारा, फिर तीसरी बार, जब तक उसने हिलना बंद नहीं किया। इतनी देर में ट्रेवर तंबू से बाहर आया। उसने अपनी मां को खून में लथपथ देखा। वह चीख पड़ा। ब्रूस घबरा गया। उस पल उसे लगा कि अगर ट्रेवर बाहर जाएगा या किसी को बताएगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। उसने अपने ही बेटे को पकड़ लिया, उसका मुंह बंद किया और जोर से दबा दिया। छोटे से ट्रेवर के पास लड़ने की ताकत नहीं थी। 1 मिनट में सब खत्म हो गया। ब्रूस ने जब यह कहा, कमरे में कुछ मिनट तक कोई नहीं बोला। सच शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आंखों की खालीपन में दिख रहा था। इसके बाद जो उसने कहा, वह बता रहा था कि वह कितना ठंडा और हिसाबी बन चुका था। उसने बताया कि उसने एक छोटा फावड़ा पहले से रखा हुआ था। उसने झरने की तलटी में एक जगह देखी जहां मिट्टी नरम थी। वहां उसने 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। उसने दोनों के शव घसीट कर वहां लाए। फिर उसने ऊपर की ओर देखा, वहां एक भारी पत्थर था। उसे याद आया कि उसने सेना में लीवर तकनीक सीखी थी। उसे एक मजबूत गिरे हुए पेड़ का तना मिला। उसने उसे खींचकर पत्थर के पास रखा, उसे टिकाया और कई मिनट तक पूरी ताकत से धक्का देता रहा। आखिरकार पत्थर हिला। धीरे धीरे वह लुढ़का और सीधे गड्ढे पर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और सब खत्म। उसके बाद उसने मेलिसा और ट्रेवर का सामान उठाया, दूसरे इलाके में ले जाकर फेंका और जंगल से निकलकर ट्रक तक गया। अगले कुछ दिन वह डर में रहा, लेकिन जब खोज में कुछ नहीं मिला तो उसे लगा कि वह बच गया। लेकिन 3 साल बाद, जब पत्थर हटा और सच सामने आया, तो वह जान गया कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। जासूसों ने उसका बयान रिकॉर्ड किया और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में अपराध जैसी लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे, क्योंकि ब्रूस बाहर से साधारण दिखता था, पर अंदर कितना अंधेरा भरा था, यह किसी ने नहीं सोचा था। मार्च 2007 में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष के पास हर सबूत था। कबूलनामा, फावड़ा, कुटोरी,
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, तलाक के बाद के गवाह और ब्रूस का खुद का व्यवहार। 4 घंटे विचार के बाद जूरी ने फैसला दिया। 2 हत्याओं का दोषी, बिना पैरोल के 2 आजीवन सजाएं। न्यायालय में मेलिसा की मां रो पड़ी। पिता स्तब्ध बैठे रहे। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। पर अब कम से कम उन्हें यह पता था कि सच दफन नहीं रहा, वह बाहर आ चुका था। ब्रूस आज भी उत्तरी कैरोलिना की एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में है। उसने कभी अपील नहीं की, न कोई साक्षात्कार दिया। बाकी कैदी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि अपने ही बच्चे की हत्या को वे सबसे नीच अपराध मानते हैं। प्रकृति ने इस राज को 3 साल तक छिपाया। फिर उसी ने एक दिन इसे उघाड़ भी दिया। मेलिसा और ट्रेवर की कहानी उस दर्द का चेहरा है जिसे कोई परिवार कभी भूल नहीं पाता। एक माँ जो बस अपने बच्चे के साथ कुछ शांति और सुकून खोजने निकली थी, और एक छोटा बच्चा जिसकी दुनिया उसकी माँ की मुस्कान और प्रकृति की छोटी छोटी खुशियों तक सीमित थी। दोनों एक ऐसे क्रोध और ईर्ष्या के शिकार बन गए जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि सबसे शांत दिखने वाला इंसान भी भीतर कितना तूफान छुपाए बैठा हो सकता है, और जब वह तूफान फटता है तो उसका असर सिर्फ 2 जीवनों पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। ब्रूस कोई अपराधी चेहरों वाली पहचान नहीं था। वह रोज काम पर जाने वाला एक साधारण आदमी था। कोई यह नहीं सोच सकता था कि यही व्यक्ति अपने गुस्से, असुरक्षा और अधिकार की भावना में इतना अंधा हो जाएगा कि अपनी ही पत्नी और अपने ही बेटे की जिंदगी छीन लेगा। लेकिन रिश्ते जब नियंत्रण में बदल जाते हैं, प्यार जब स्वामित्व में बदल जाता है, और बातचीत जब धमकियों में बदल जाती है, तब वही इंसान जिसे हम जानते हैं पहचान से बाहर हो जाता है। यह घटना यह भी दिखाती है कि प्रकृति कितना कुछ समेटकर रख लेती है। पत्थर, मिट्टी, पानी, जंगल सब मिलकर सच को कई वर्षों तक छुपा सकते हैं। लेकिन जब समय आता है तो वही प्रकृति सच की सबसे बड़ी गवाह बनकर खड़ी हो जाती है। 3 वर्षों तक वह शिलाखंड अपने नीचे 2 जाने छुपाए रहा, लेकिन जब एक साधारण भूस्खलन ने उसे हिलाया तो पूरा सच दुनिया के सामने आ गया। यह याद दिलाता है कि सत्य चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों न किया जाए, एक दिन वह सतह पर आ ही जाता है। मेलिसा और ट्रेवर के परिवार के लिए यह खबर किसी राहत की तरह नहीं थी, क्योंकि राहत तब होती है जब कोई लौट कर आए। यहां तो बस हड्डियां लौटीं। उनका दुख 3 वर्ष बाद भी उतना ही ताजा था, लेकिन कम से कम उन्हें यह जानने का मौका मिला कि उनके अपने लोग कहीं भटक नहीं रहे थे। उन्हें न्याय मिला, और अपराधी को वही मिला जिसके वह काबिल था। समाज के लिए यह कहानी एक चेतावनी है। रिश्तों में बढ़ता तनाव, तलाक के बाद की कटुता, धमकी भरा व्यवहार और नियंत्रण की भावना, ये संकेत होते हैं जो कई बार नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यदि ऐसे संकेत समय रहते पहचाने जाएं, तो शायद कई त्रासदियां रोकी जा सकती है। शायद यह मामला भी रुक सकता था यदि किसी ने ब्रूस के डर और गुस्से को समय पर गंभीरता से लिया होता। अगर इस सच्ची घटना ने आपको भी उतना ही हिला दिया जितना इस मामले ने पूरे शहर को हिलाया था, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि सच हमेशा किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है, या कुछ अपराध सच में हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन रह जाते हैं? अगर आप ऐसी और वास्तविक अपराध कहानियां सुनना चाहते हैं जिनके पीछे छुपे रहस्य, जांचकर्ताओं की मेहनत और किस्मत का एक छोटा सा मोड़ पूरी कहानी को नई दिशा दे देते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि अगली कहानी जब भी आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए नई कहानियां लाने की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। और सावधान रहें, क्योंकि हर शांत दिखने वाली जगह के पीछे एक अनकही कहानी अक्सर छुपी रहती है।